कल हमने चैप्टर 6 रूरल डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने बात करी थी मेनली कि रूरल डेवलपमेंट की इंडिया में क्यों ज़रूरत है और ऐसे कौन से की इश्यूज़ हैं जो रूरल डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जिनको इम्प्रूव करना है। आई होप कि आपने देखा होगा वीडियो। और प्रैक्टिकली ये जो चैप्टर है वैसे तो काफ़ी ब्रॉड है पढ़ने के लिए, लेकिन इसमें की पॉइंट्स हमें पढ़ने हैं और जो भी कंटेंट्स है इसके उसको हमें पूरा करना है। और पहले भी मैं आपसे कहते आया हूँ कि एक स्टडी मटेरियल से इस सब्जेक्ट में नहीं होगा, हमको कम से कम 2 स्टडी मटेरियल इसके पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि अलग अलग जगहों पर कुछ अलग अलग चीज़ें दी होती हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम शुरू करेंगे। आज का टॉपिक वो है क्रेडिट एंड मार्केटिंग इन रूरल एरियाज़। क्रेडिट एंड मार्केटिंग इन रूरल एरियाज़ का मतलब, क्रेडिट का मतलब उधार, ठीक है, और मार्केटिंग आप जानते ही हो। मार्केटिंग का मतलब जो फार्मर हैं जो प्रोडक्शन कर रहे हैं क्रॉप्स का, तो उनको मार्केट में अपनी क्रॉप्स का सही दाम मिले और ट्रांसपोर्टेशन करने में आसानी हो, यानी कि उनके लिए मार्केटिंग इजी हो जाए फार्मर के लिए। ऐसे स्टेप्स रूरल में लिए गए। तो सबसे पहला ये है कि क्रेडिट की इम्पोर्टेंस रूरल डेवलपमेंट में क्या है। ग्रोथ ऑफ रूरल इकोनॉमी डिपेंड्स प्राइमरली ऑन इन्फ्यूज़न ऑफ कैपिटल फ्रॉम टाइम टू टाइम टू रियलाइज हायर प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर्स। रूरल इकोनॉमी यानी ग्रामीण क्षेत्र की जो ग्रोथ है वो डिपेंड है मेनली कैपिटल पर। इन्फ्यूज़न का मतलब कैपिटल इंक्रीज़ करना, ठीक है। तो अगर कैपिटल इंक्रीज़ होगी, कैपिटल जितनी ज़्यादा होगी इस सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में, और उतना ही ज़्यादा इसकी ग्रोथ होगी। समय समय के साथ साथ वहाँ पर कैपिटल का इन्फ्यूज़न होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर हो चाहे नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर हो। कैपिटल की हेल्प से ही हम प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है उत्पादन करने की कैपेसिटी, ठीक है। उत्पादन की कैपेसिटी इंक्रीज़ होना चाहिए, यही ग्रोथ होती है, ठीक है। दूसरा, एज द टाइम gestation between crop sowing and realization of income after production is quite long, farmers borrow from various sources to meet their initial investment on seeds, fertilizers, implements and other family expenses of marriage, death, religious ceremonies etc. gestation पीरियड क्या होता है? फसल बोने से लेकर, और रियलाइजेशन का मतलब उस फसल का पैसा आने तक फार्मर के पास में, ठीक है। जो टाइम गैप होता है उस टाइम गैप में उस किसान को हो सकता है घर में कोई शादी हो, उसके लिए पैसे की ज़रूरत हो, है ना। डेथ वगैरह के खर्चे होते हैं हमारे यहाँ पर। रिलीजियस सेरेमनीज़ मतलब जो 2-3 महीने या जो भी गेस्टेशन पीरियड होगा उस टाइम पीरियड के लिए जो भी उसके खर्चे हैं, उन खर्चों के लिए उसको ज़रूरत होगी ना, ठीक है। तो इसके लिए फार्मर क्या करता है? बोरो करता है। फार्मर बोरो, और ये बोरो करता है वो कई जगह से, फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, ठीक है, फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। और इसको उधार करके, उधार लेके जो शुरू में उसको इन्वेस्टमेंट चाहिए, जैसे बीज का, फर्टिलाइज़र्स का, ठीक है, और भी जो खर्चे यहाँ पर जो दिए हुए हैं, जिसको ऐसा लगता है कि मेरे पास अगर 3-4 महीने बाद फसल बेचकर पैसा आएगा, तो वो उतने ही टाइम पीरियड के लिए अपने खर्चों का एस्टिमेशन करके उतना पैसा वो किसान बोरो करता है, ठीक है। तो ये जो है इम्पोर्टेंस है क्रेडिट की, कि उधार क्यों ज़रूरी है ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि ये जो उधार है, क्रेडिट की फैसिलिटीज़ है,
जो फार्मर बोरो करते हैं ग्रामीण क्षेत्र में, वो कहाँ कहाँ से करते हैं, क्या सोर्सेज हैं। तो हम देखते आ रहे हैं अपने आसपास, और अभी यहाँ पर हम बात करेंगे एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस मनी लेंडर्स एंड ट्रेडर्स एक्सप्लॉइटेड स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स एंड लैंडलेस लेबरर्स बाय lending to them on high interest rates and by manipulating the accounts to keep them in a debt trap। इसका क्या मतलब हुआ? आज से करीब 50 साल पहले की बात कर लेते हैं। और 50 साल पहले क्या, अभी भी होता है लेकिन उतना नहीं है, क्योंकि आजकल इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट फैसिलिटीज़ ज़्यादा बढ़ गई हैं। बैंक वगैरह से अब बोरो ज़्यादा करता है फार्मर। अब लोकल मनी लेंडर्स जो होते हैं वहाँ से कम करते हैं। लेकिन जब बैंक्स वगैरह नहीं थी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं थे, क्रेडिट इंस्टीट्यूशन नहीं थे, तब लोग क्या करते थे कि अपने ही गांव में जो सेठ होता था, मतलब जो इन मनी लेंडर्स होता था, जो पैसा उधार देने का काम करता था, ज़मींदार, साहूकार, ये सब लोग होते थे, व्यापारी। ये छोटे छोटे जो किसान, छोटे किसान का मतलब कद में छोटे नहीं, पुअर फार्मर, ठीक है। पुअर फार्मर को क्या करते थे, एक्सप्लॉइट करते थे, उनका शोषण करते थे। शोषण दो तरीके से होता था, एक तो इंटरेस्ट रेट उनसे ज़्यादा लेते थे, और दूसरी चीज़ जो अकाउंट होते हैं जहाँ पर वो अपनी सब लेखा जोखा रखते थे, वो कि इतना पैसा लिया, इतना समय हो गया, इतनी ब्याज हो गई। तो वो पुराने ज़माने में जो गरीब किसान होता है वो उतना ज़्यादा पढ़ा लिखा तो होता नहीं था, तो वो उल्टा सीधा कैलकुलेशन करके वो अमाउंट को इंक्रीज़ करके एक्सप्लॉइट करते थे फार्मर्स को, ठीक है। तो इस तरह से फार्मर जो है, स्मॉल फार्मर एक्सप्लॉइट होता रहा है और आज भी हो रहा है। तो ये एक पहला सोर्स है जहाँ से फार्मर बोरो करते हैं, ठीक है। अब बदलाव आया, मेजर चेंज आया आफ्टर 1969, 1969 के बाद, वैन इंडिया ने एक कदम उठाया सोशल बैंकिंग का और मल्टी एजेंसी का, जिससे कि गाँव में ज़रूरतमंद लोगों को, किसानों को उधार की फैसिलिटी मिल सके, उधार की सुविधा मिल सके, उन्हें पैसा मिल सके, उनका एक्सप्लॉइटेशन ना हो, ठीक है। तो उसके बाद में इंडिया ने एक बैंक की स्थापना करी, यानी एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम नाबार्ड होता है, और इसका फुल फॉर्म हम याद रखेंगे, 1 नंबर के क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं हम नाबार्ड, ठीक है। 1982 में इसकी स्थापना करी, और ये जो संस्था है ये एपेक्स बॉडी है, यानी कि एपेक्स बॉडी का मतलब जैसे सारी बैंकों की एपेक्स बॉडी आरबीआई है, ऐसे ही जितनी भी क्रेडिट की सुविधा देने वाले जो भी इंस्टीट्यूशंस होंगे उनका एपेक्स बॉडी नाबार्ड, ठीक है। और इस संस्था का काम था जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं जो क्रेडिट या फाइनेंसिंग सिस्टम में इन्वॉल्व हैं उनको कोऑर्डिनेट करना, यानी उनकी एक्टिविटीज़ को सुपरवाइज़ करना, ठीक है। एक एडवाइजरी बॉडी कह सकते हैं हम, ये नाबार्ड का काम था। द ग्रीन रेवोल्यूशन वॉज अ हार्बिंगर ऑफ मेजर चेंजेस इन द क्रेडिट सिस्टम एज इट diversification of the portfolio of rural credit toward production oriented lending. The institutional structure of rural banking today consists of a set of multi-agency institutions, namely commercial banks, regional rural banks, cooperative and land development banks. They are expected to dispense adequate credit at cheaper rates. ग्रीन रेवोल्यूशन एक मेजर चेंज एक साबित हुआ, जो हरित क्रांति हिंदी में बोलते हैं, वो किस में साबित हुआ, इंडिया के क्रेडिट सिस्टम में। क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद में इनिशियल इन्वेस्टमेंट HYV के लिए, फर्टिलाइज़र, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स के लिए काफ़ी ज़रूरत हुई, और छोटे छोटे किसान जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे इसके लिए खर्चा,
वहाँ पर गवर्नमेंट ने इमीडिएट स्टेप लिए कि इन लोगों को, इन ऐसे किसानों को कुछ रुपया उनको अवेलेबल कराया जाए, कुछ मनी अवेलेबल करा जाए, जिसकी बदौलत वो इस इनिशियल इन्वेस्टमेंट को अफोर्ड कर पाएँ और देश के अंदर प्रोडक्शन को इंक्रीज़ किया जा सके। ठीक है, तो रूरल क्रेडिट का जो पोर्टफोलियो था वो डाइवर्सिफाई हुआ, यानी कि वो जो बदलाव हुआ, यानी मनी लेंडर से लेते थे पहले, वो नहीं, अब रूरल क्रेडिट अब इंस्टीट्यूशनल एक सिस्टम की तरफ मूव हो गया, यानी कि मनी लेंडर्स वगैरह का सिस्टम ख़त्म हो गया। ठीक है, अब जो था उधार वो प्रोडक्शन ओरिएंटेड में था, यानी कि अब जो उधार मिल रहा था उससे प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूशन हो रहा था। पहले जो उधार जाता था फार्मर को वो उसके अपने खर्चे पर ख़त्म होता था, यानी प्रोडक्शन एक्टिविटी में वो उतना पैसा इन्वेस्ट नहीं हो पाता था। लेकिन अब थोड़ा सा ये चेंज आया कि अब जो पैसा फार्मर को मिल रहा था वो पैसा फार्मर प्रोडक्शन में लगा रहा था, जिसका फ़ायदा इकोनॉमी को हो रहा था। द इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर ऑफ रूरल बैंकिंग, आज हम देख सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में रूरल बैंकिंग की जब हम बात करेंगे तो आज कई प्रकार की एजेंसीज़ हैं, कमर्शियल बैंक्स हैं, है ना, रीजनल एंड रूरल बैंक हैं, जैसे आपने सुना देखा होगा जमुना ग्रामीण बैंक, आर्यव्रत ग्रामीण बैंक, इस तरह की बैंकें हैं और कई सारी कमर्शियल बैंकें भी हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, है ना। तो ये इस तरह की संस्थाएं हैं जो काम कर रही हैं और इनसे उम्मीद है कि वो सस्ती ब्याज दरों पर किसानों को क्या करें, एडिक्वेट क्रेडिट अवेलेबल कराएंगे। एडिक्वेट का मतलब जितना उसको ज़रूरत है उतना क्रेडिट उसको अवेलेबल कराएंगे। ओके, नाउ रूरल बैंकिंग सिस्टम का एक क्रिटिकल एवोल्यूशन है जिसको हम यहाँ पर इस एवोल्यूशन को हम करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा और इसको हम लेके चलते हैं आगे। यस, रोल ऑफ रूरल बैंकिंग सिस्टम इन द प्रोसेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया, यानी क्या भूमिका रही ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों की और ग्रामीण विकास में। तो रूरल बैंकिंग सिस्टम का जो तेज़ी से विस्तार हुआ उसका पॉजिटिव इफ़ेक्ट पड़ा रूरल फार्म पर, उत्पादन पर, इनकम पर, एम्प्लॉयमेंट पर, हर चीज़ पर। स्पेशली आफ्टर द ग्रीन रेवोल्यूशन, यानी हरित क्रांति के बाद में किसान की मदद हुई। ठीक है, और जो भी क्रेडिट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हुई, कई प्रकार की वैरायटी ऑफ लोन्स उन्होंने प्रोवाइड करे ताकि किसान अपने प्रोडक्शन नीड्स को पूरा कर सकें। अब हम इसकी बदौलत फूड सिक्योरिटी अचीव कर चुके हैं, यानी हमको किसी दूसरी कंट्री के ऊपर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है इंपोर्ट के लिए। जितना अनाज, जितना खाना हमको अपने देशवासियों के लिए चाहिए, जो 135 करोड़ लोग हैं उनके लिए खिलाकर, उनके लिए उत्पादन कर कर उससे भी ज़्यादा सरप्लस आज इंडिया में बचता है, काफ़ी सारा अनाज इंडिया में बचता है। ठीक है, अभी ड्रॉबैक्स की बात करेंगे, क्या इनकी कमियां रही थी। एक्सेप्ट कमर्शियल बैंकों को छोड़कर जो दूसरे फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस थे वो फेल हो गए, उन्होंने डेवलप नहीं कर पाया एक अच्छी तरह से, और क्योंकि सही आदमी को लोन नहीं दे पाए और उसकी रिकवरी नहीं कर पाए। एग्रीकल्चर लोन डिफ़ॉल्ट रेट्स थोड़ी सी ज़्यादा रहीं। ऐसा दावा किया गया कि फार्मर आर, सॉरी ये वर्ड यहाँ से क्या हो सकता है मैं देखता हूँ, फार्मर्स आर डेलिबरेटेड, ओके, फार्मर्स आर डेलिबरेटेड होगा ये वर्ड। ठीक है, रिफ्यूजिंग टू पे बैक लोन्स, यानी किसानों से मना किया गया, किसानों ने मना करने लगे कि लोन को वापस पे नहीं करना है। इस प्रकार रूरल बैंकिंग सेक्टर का जो विस्तार हुआ और प्रमोशन हुआ, थोड़ा सा उसमें थोड़ी सी एक कमी रही। अब सजेशंस क्या थे कि बैंकों को थोड़ा सा अपना नज़रिया चेंज करने की ज़रूरत थी। अप्रोच फॉर जस्ट बीइंग लेंडर्स टू बिल्डिंग अप रिलेशनशिप विद द
बोरोवर्स, inculcating the habit of thrift and efficient utilization of resources, financial resources needs to be, यानी कि किसान को बताना है कि जो पैसा वो ले रहा है उसका एफिशिएंट यूटिलाइजेशन कैसे करना है, यानी उस पैसे को कम से कम वेस्ट करना है और उसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट देना है। यानी कि अब लोन देने का ही काम नहीं रखना, अब किसान को थोड़ा सा एडवाइस भी करना है, उसको एजुकेट भी करना है। केवल पैसा उधार देने का काम नहीं करना, एक रिलेशनशिप क्रिएट करना है जिससे कि किसान को थोड़ी हम हेल्प कर सकें कि वो उस पैसे को इफ़ेक्टिवली कैसे कहाँ पर यूज़ करे और उस पैसे का ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न वो कैसे ले सकते हैं। ठीक है, तो अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का क्या भूमिका है। ठीक है, क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स में। इसके बाद में शुरू होगा एग्रीकल्चरल मार्केट सिस्टम। ठीक है, आगे एक दो टॉपिक और हैं, उनको पूरा करके ही ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। फिर एक्सरसाइज की बात करेंगे, हॉट एंड एनालिटिकल क्वेश्चंस की बात करेंगे, जिन चैप्टर्स के रिवीजन रह गए हैं उन चैप्टर को रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये कोर्स कंटिन्यू होता रहेगा और आप भी कंटिन्यूसली ये वीडियो आप सारी देखते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।